और उन्होंने यूं यूं करके कुछ किया मेरे सामने और उनकी आंखों से ना ज़ारों कतार आंसू गिरना शुरू हो गए। दैट वाज द डे एक्टिंग मेरा काम नहीं है। मेरे अंदर एक अच्छी आदत है कि आई कीप करेक्टिंग माई सेल्फ। काफ़ी अरसे से एक अजीब सी बात है कि म्यूज़िक की फील्ड में कोई आवाज़ें उस तरह की आई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ जो गुलकारा मौजूद हैं वो काफ़ी अरसे से हमने उनको सुना नहीं और हम उनको गैदरिंग्स में देखते भी नहीं हैं। तो फ़रिया परवेज़ साहिबा जो हैं बहुत जल्द अपना एक प्रोग्राम शुरू करने जा रही हैं और जिन लोगों को गिला है, जो मद्दा उनको देखना चाहते हैं, वो इस प्रोग्राम के थ्रू उनको देख सकेंगे और उनको सुन भी सकेंगे, उनकी बातें भी सुन सकेंगे। तो आज हमने सोचा कि हम फ़रिया परवेज़ से पूछते हैं कि इस प्रोग्राम की तफसीलात क्या हैं और इनसे मज़ीद हम बातें भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अरसे के बाद आपको देखा है, आप उसी तरह से फ़्रेश नज़र आ रही हैं और ख़ूबसूरत नज़र आ रही हैं। थैंक यू इमरीन, ये आपकी मोहब्बत है। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपके जो फ़ैन्स हैं मेरी तरह, तो वो जानना चाहेंगे कि इतना अरसा आप कहाँ रहीं और सुना है आजकल आप कोई प्रोग्राम शुरू करने जा रही हैं। अमरीन, एक तो ये जो कोविड था ना, उसकी वजह से एक तो बहुत मेजर गैप आ गया और दूसरा मैं कुछ अरसे के लिए बाहर भी चली गई थी जस्ट टू टेक अ ब्रेक। क्योंकि जब आप एक ही उसमें चलते रहते हैं, जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा जो लिरिसिस्ट्स होते हैं, जो शायर हैं, जो गाने लिखने वाले, ये लोग पूरी पूरी जगहों पे ही कहीं और चले जाते हैं, कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ में, ताकि उनको अच्छी अच्छी आमदें आएँ। सही है। सो आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक। एक तो वो भी आया बीच में, फिर साथ ही कोविड का इशू आ गया और फिर उसी दौरानिए में मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही होंगी तो मेरा वो टाइप ही नहीं है जो इंसान कुछ ना कर रहा हो। मैंने फिर एक बिज़नेस का मामला स्टार्ट किया और आई थिंक पता नहीं अचानक ही ये ख्याल आया कि मैं शायद एक सैलून खोल लूँ। सैलून खोलने के बाद फिर जो हुआ क्योंकि ऐसे होता है ना, लोग कहते हैं जी काम शुरू करना क्या मुश्किल है, बिजनेस क्या मुश्किल, हालांकि नौकरी ज़्यादा आसान है, कारोबार ज़्यादा बहुत मुश्किल है। अच्छा, वो मुश्किलात जो हैं वो थोड़ा सा आप हमें बताएंगी? सैलून बिजनेस से रिलेटेड बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी शायद एक ब्रांड होने से ज़्यादा होती है। क्योंकि जब मैंने सैलून खोल लिया और अचानक जो भी अंदर आता था, जो भी क्लाइंट अंदर आती थी, वो आते ही कहती थी कि हमने आपका नाम देखा तो हम अंदर आ गए, हमें तो पता ही नहीं था आप अंदर होंगी। तो मैं वो उस भरम में इतना मुझे ख़तरनाक फेस करना पड़ गया सारा मामला कि मैं अब इस नाम का पास तो रखना पड़ेगा, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप सारी ज़िंदगी से माशाल्लाह एक शोबिज़ में हैं और आप गा रहे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, आप तैयार होते हैं, आप ऐसे मेकअप करते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे अंदर आके ख़वातीन रिलेट करती हैं। सही और मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं थोड़ी सी ईमानदार भी हूँ, मैं सिंसेयर बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ और जिससे आई एम श्योर मुझे लगता है नुकसान ही होता है ज़िंदगी में, मगर उससे फ़ायदा मुझे कारोबार के लिहाज से भी ये हो रहा है कि सिंसियरिटी ही मुझे पे कर रही है। फ़रिया, आप जो प्रोग्राम कर रही हैं, जो आपने शुरू किया है अभी, तो उसकी थोड़ी सी तफसीलात हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ जी अमरीन, जो मेजर आज का जो टॉपिक है ना, वो होना ये चाहिए। आप आज मेरे स्टूडियो में, मेरे सेट पे माशाल्लाह बैठी हैं और आई रियली वेलकम यू, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर ऑल द वे। ये एक बेसिकली इट इज़ अ शो फ़रिया परवेज़ और आप, क्योंकि मैं माशाल्लाह अपनी ऑडियंस के लिए, अपने सुनने वालों के लिए मैं इस तरह से एक चिट चैट और एक म्यूज़िक का प्रोग्राम करना चाहती थी। वो पूरी तरह म्यूज़िक पे बेस्ड नहीं था। अच्छा। मगर जब आप चिट चैट करने लगते हैं तो चिट चैट ज़्यादा हो जाती है, जाहिर है गप्पें ज़्यादा हो जाती हैं। सो मैं इस शो को इंशाल्लाह जस्ट टू बिगिन विद, क्योंकि अब हमें यूट्यूब जो है उस पर कुछ ना कुछ तो डालना पड़ता है। वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि यूट्यूब जो है वो एक मॉन्स्टर है, आपको उसको हर वक्त फीड करना पड़ता है। अच्छा, आपने टीवी पर आना मुनासिब नहीं समझा, आपने अपना यूट्यूब चैनल क्यों बनाया? अपना यूट्यूब चैनल क्योंकि सबसे आसान काम है इस वक्त। अब हमारा तो मीडियम ही चेंज हो गया है। हम तो पहले कुछ और तरह से इतनी स्पॉन्सर करा के और चैनल्स पे गाना चलवाना है, यार ये कैसे होगा, और वो उसके बाद अब आपके पास सोशल मीडिया, आपके हाथ, आपके पास कैमरे में सारा कुछ है,
आपके पास ईच एंड एवरीथिंग, तो सबसे पहले तो मैंने इसलिए बनाया। और दूसरा ये भी ज़रूर एक बात है कि मैं अपना काम खुद करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अब दुनिया की मर्ज़ी से काम करूँ। ठीक है। और एक आर्टिस्ट जो होता है वो ज़ाहिर है, मेरा ये ख्याल है कि ज़ाहिर है जब आपकी लाइफ में डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो आपको उनकी मर्ज़ी से चलना पड़ता है। हाँ, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट। ये जो सारी तब्दीली आई है इसको किस नज़र से आप देखती हैं? बड़े पॉजिटिव मैं इसको पैराए में देखती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप रूल कर रहे होते हैं, जब सारी जो आप काम कर रहे हैं वो आपके हाथ में है। मैं कैसा पहनना चाहती हूँ, मैं कैसा बोलना चाहती हूँ, मैं कैसा गाना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, ये मेरे हाथ में है। मुझे अब किसी के ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यार अच्छा ठीक है चलें आप सही है, आप कहते हैं तो सही है। समझ रहे हो? तो ये जो आपका प्रोग्राम है इसमें आप खुद भी कुछ गाएंगे? जाहिर है गाते हैं हम, मैं भी गाना सुनाऊंगी। नहीं, उसमें आप इंटरव्यूज तो करेंगे लोगों के? हाँ जी, गप्पे तो जाहिर है। और जाहिर है अब हम गप मार रहे हैं तो हमने ऐसे ही छोटी सी कस्ताई अंतरा शेयर कर दिया। जैसे अगर आपको कोई पसंद है, सुनना आप चाहती हैं किसी का गाना, तो आई वुड लव टू शेयर दैट मेलोडी ऑल्सो। और जाहिर है एक सिंगर में से तो म्यूज़िक ही बाहर ज़्यादा आना चाहिए, मगर हर इंसान में बोलने को भी तो बहुत कुछ है। उसका तजर्बा, उसकी ज़िंदगी के मामलात, सब कुछ तो बड़ा काउंट करता है। और व्हाई नॉट शेयर करने का मौका जब कोई गाना भी रिलीज करने जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अभी मैंने अब तो खैर वो भी मेरी अपनी ही प्रोडक्शंस हैं जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालना चाहती हूँ। उसमें बहुत सारी ऐसी यादें थी, बहुत सारी ऐसी मेलोडीज़ थी जो कभी हम उनको तोड़ नहीं पहुँचा सके। तो उसमें मैंने अभी एक रिलीज़ किया गाना जो है कभी दिल से कम मोहब्बत, ना हुई ना है ना होगी, हमें आपसे शिकायत, ना हुई ना है ना होगी। रुखसाना नूर और अमजद बॉबी साहब, इनके साथ जब मैंने काम शुरू किया तो ये एक फ़िल्म की टीम थी। और सैयद नूर साहब मोस्टली जब ये फिल्म बनाया करते थे तो ये दो फिगर्स मोस्टली मेरे साथ होते थे रिहर्सल्स में। अमजद बॉबी साहब ने मुझे बहुत बहुत प्यारा गंवाया, उन्होंने ही मुझे फ़िल्म में गंवाया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी कल्चर टोन जो है हमारी पाकिस्तान में कम होती हैं, और वो ज़्यादा उर्दू काम करते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं गवाऊँगा। वो टीम बन गई, उसी टीम से एक प्रोग्राम तश्कील हुआ जिसमें हमने ये गज़ल बनाई। तो रुखसाना ने ये अस्ताई मेरे लिए लिखी और ये अस्ताई अंतरा बन गया, मगर ये पूरा कंप्लीट नहीं हो सका। सो अब जाके मैंने इसको, एक मेरे बहुत बड़े अच्छे लिरिसिस्ट हैं इंडिया से, राजीव राणा उनका नाम है, उन्होंने इसको कंप्लीट किया। दो अंतरे उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखे आगे। एक मैंने वो भी गज़ल की है, एक मैं भी इंशाल्लाह फैज़ साहब की बड़ी प्यारी छोटी सी बहर की गज़ल करने लगी हूँ। इसके बाद ज़ाहिर है अब ये शो इंशाल्लाह चलेगा, फिर इंशाल्लाह हम, इट्स बेसिकली फॉर्मल पॉडकास्ट। बिल्कुल। और ऐसे ही है बस। और देखें ना, आज आपसे मेरी मुलाकात हो गई। मेरा और मज़ेदार बात यह है कि जब कोई सवाल करता है तो वो खुद ही भूल जाता है उसने सवाल क्या किया था। मैं इतना लंबा जवाब दे देती हूँ और मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि सवाल था क्या। अच्छा, आपने अभी वो फिल्मों की बात की है, एक्टिंग भी आपने की, तो एक्टिंग के बाद आपका सिंगिंग पे ज़्यादा फोकस रहा, तो इसकी क्या वजह रही? एक्टिंग आपने हादसाती तौर पर कर ली थी या क्या था वो, थोड़ी तफसीलात बताएंगे? फैमिली सारी शोबिज़ में थी। आरिफा मेरी कज़न है, खाला की बेटी है, आरिफा की अम्मी ज़ाहिर है, मेरी एक और खाला रेहाना सिद्दीकी, फिर मेरी एक जो बहुत ही माशाल्लाह नामी खातून है नाहिद सिद्दीकी, बिल्कुल कथक क्लासिकल पूरी दुनिया में माशाल्लाह। उन सब के होते हुए एक ऐसी फैमिली में जो बच्चा पैदा होता है, उसके लिए कोई भी चीज़ का ये नहीं होता कि मैंने एक्टिंग करनी जानी है, मैंने ये गाना गाना है, उसके लिए ये नहीं होता। उसके लिए पहले से ही एक माहौल सेट हुआ होता है। बिल्कुल। और इसीलिए मैं उसी माहौल का हिस्सा थी। तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि अगर आरिफा बिज़ी है तो आरिफा की मदर जो थी तलत सिद्दीकी, तला जन्नत में जगह दें उन्हें, वो कहती थी यार बेटा आफ़ी की तबीयत ठीक नहीं है तो आओ हम एक ये ड्रामा, थोड़ा सा ड्रामा था, एक अशफाक साहब का एक प्ले है, बल्कि वो मेरा काफ़ी चला भी आजकल रिसेंटली, ख़याम सरदी साहब,
उस क्लिप में मुझसे पूछ रहे हैं, उसने कहा कि बड़े प्यारे 3-4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो वो जाके ज़रा यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। रेहाना आंटी उसमें क्योंकि ख़याम साहब की अम्मी का रोल करी थी, तो इस तरह से कॉल्स आती थी। उस वक्त ये नहीं हो रहा था कि, और उस वक्त ये भी नहीं था कि मैंने भटियाँ मैं मशहूर हो गई छोड़ूँ, ये नहीं था। फन था। खलील अहमद साहब मिल गए, आंगन आंगन तारे हो गया शुरू। छोटी छोटी चीजें मैं साथ साथ करती नहीं, वो साथ साथ तो करती रही, लेकिन लोगों ने आपको पसंद भी किया, तो आपको क्यों नहीं लगा कि मुझे एक्टिंग को भी, कई लोग ऐसे हैं जो एक्टिंग और सिंगिंग को साथ लेकर चलते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसे कभी भी नहीं लगा कि एक्टिंग मेरा काम है। मुझे लगता है कि एक्टिंग एक बहुत मुश्किल काम है, एक्टिंग में बहुत रूप धारने पड़ते हैं। और फिर मुझे एक ड्रामा मिला, जावेद फाजिल साहब की वो ज़िंदगी का एक ड्रामा था, घर गलियाँ और रास्ते, और अब्दुल कादिर जुनेजो साहब ने लिखा हुआ था। अच्छा। मैं उसमें एक ऐसी हिस्टीरिया की मरीज़ एक बच्ची है जिसको उसके बाप ने घर में कैद किया हुआ है। मैं गलती से चली गई तलत आंटी के पास। मैंने कहा कि मुझे तो ये कैसे होगा, ये कैसे होता है कि वो लड़की मर्जी से हंसती है, वो मर्जी से रोती है, वो उसको अजीब से वो बातें करती है, अजीब से डायलॉग्स बोलती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, तो रोना क्या मुश्किल काम है, कोई बात नहीं, तुम डायलॉग्स याद करो, टोन्स में पॉजेस लगाओ, सब कुछ। और उन्होंने यूं यूं करके कुछ किया मेरे सामने, और उनकी आंखों से ना ज़ारों कतार आंसू गिरना शुरू हो गए। अच्छा। हल्की सी उनकी भमों को जुम्बिश हुई। दैट वाज द डे जब मैंने ये सोच लिया कि एक्टिंग मेरा काम नहीं है। अच्छा। ये बहुत बहुत जाहिर है, मौसीकी भी कोई छोटा काम नहीं है, गाना भी बहुत मुश्किल काम है। यस, बट आपके अपने अंदर आप ईज किस चीज़ की है। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अल्लाह ने इतनी अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी आवाज़ दे दी, और मेरे वालिद की तरफ से भी वो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड हुई, उन्होंने मुझे सपोर्ट भी इतना किया। सो वो म्यूज़िक ने फिर एक ऐसा टर्न लिया कि किसी कंपनी के लिए आई वाज सम एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मैं जिंगल्स गा रही थी, उन्होंने मुझे फ़ौरन कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हम आपकी एल्बम बनाएंगे। सही है। एल्बम में पतंगबाज वाज आल्सो वन ऑफ द सॉन्ग, 12 गानों में से एक गाना वो था, और वो एकदम से फिर पतंगबाज ने तो मुझे इतना भी टाइम नहीं दिया कि मैं वेट करूं, अच्छा अब मैंने अब क्या करना है। वो फिर आई वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ सिंगर। तो रियाजत मुसलसल आप कर रही हैं, आपने मौसीकी की कहीं बाकायदा तालीम ली, और बीच में आपने म्यूज़िक से थोड़ा सा ब्रेक भी लिया, आपने बताया कि कोरोना आ गया, फिर बाहर भी चले गई आप, तो क्या इस दौरान भी रियाजत का कोई सिलसिला जारी रहा? हाँ जी, वो तो मेरा चलता रहता है। अच्छा, ठीक। हाँ, क्योंकि मेरे अंदर एक अच्छी आदत है कि आई कीप करेक्टिंग माई सेल्फ। मैं कोई बात भी ऐसे कर दूँ तो मुझे एहसास होता है कि यार मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, इसको आइंदा मुझे यूं कर लेना चाहिए, मुझे यूं नहीं होना चाहिए था मुझे। तो उसी वजह से मैं म्यूज़िक में तो कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं करती, और मैं मोस्टली मेरे टीचर अभी भी आते हैं, और मैं रियाज माशाल्लाह अभी सिंगिंग में किससे मतलब आप इंस्पायर रही हैं बहुत ज़्यादा? इंस्पिरेशन तो मेरा मोस्टली आशा भोसले जी थी। अच्छा, हाँ जी, और किशोर कुमार साहब थे। और जाहिर है बीइंग अ पाकिस्तानी आपको मैडम नूरजहां को बहुत ज़्यादा गाना पड़ता है, और मैडम नूरजहां एक ऐसी सिंगर रहीं जिनको माशाल्लाह इतना करम रहा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेलोडीज उनको मिलती रहीं। मुलाकातें रही आपकी? नहीं यार, मैं मिल नहीं सकी कभी, मैडम से नहीं मिली, ना ही मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब से मिल सकी। नुसरत फ़तेह अली खान साहब तो एक अजीब खूबसूरत सी दूर बैठे हुए एक दिन नज़र आए मुझे एक स्टूडियो में। अच्छा। और इत्तेफाक ऐसा था कि उन्होंने आंखें उठा के देखा ही नहीं, वो कुछ पता नहीं कोई अपनी लॉ में कुछ सोच रहे थे। वो मुलाकात इसी तरह की है, बस दूर से मैंने देखा। अच्छा, कोक स्टूडियो जो है उसमें बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं, जहाँ पसंद बहुत बड़ी तादाद में उसको किया जाता है, कोक स्टूडियो को एतराज़ भी किया जाता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोक स्टूडियो के हवाले से? बहुत अच्छा। वहाँ भी फिर एक दिन वही बात है कि ऐसे ही मैं एक दिन जिम कर रही थी, और मुझे एक साहब मेरे पास से गुजरे, और वो रोज़ाना मुझे कहते हैं आप मुझे कमी तो कभी महसूस नहीं हुई। जब दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा अरे क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू सी यू इन कोक स्टूडियो। आप कोक स्टूडियो में क्यों नहीं है? आपको अल्लाह ने हर तरह की एबिलिटी दी है। तो मैंने कहा आपको क्या मतलब है, मैं अब क्या करूं अगर मैं नहीं हूं तो? उन्होंने कहा आप कहें, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, आपको कहना चाहिए, आप उनको बताना चाहिए। और वही हुआ, मुझे इतना गुस्सा चढ़ाया उन्होंने। मैं घर आई, मैंने एक ईमेल लिखी रोहिल जी को, and I said that I've been serving this country for so many years. मैंने पतंगबाज गाया है,
मैं पार्ट बनना चाहती हूँ कोक स्टूडियो का। द वेरी नेक्स्ट डे रोहेल हयात साहब का मुझे ईमेल आती है और वो कहते हैं कि मैं आप कहाँ थी, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग एन ईमेल एंड जस्ट कम ओवर, मैं बुला रहा हूँ आपको ना कि आप मुझे रियाज करें, रिहर्सल करें एंड आप क्या गाना चाहती हैं मैं ये देखना चाहता हूँ। और वो जाहिर है मेरी अम्मी बहुत कवालियाँ सुनती थी तो वो बचपन से कवाली का एक असर है मुझ पे, तो वो जो मैंने जोगी दे नाल सबसे पहले सुनाई उनको। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम करते हैं, यही करेंगे। अच्छा फरिया, ये बताइएगा कि म्यूज़िक के फ़रोग के लिए ये जो कोक स्टूडियो प्लेटफॉर्म है ये कैसा है? और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं, उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोगों को मेरिट पे यहाँ पर नहीं लिया जाता, तो ये सारी सिनेरियो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जो लोग ये कहते हैं कि मेरिट के लिहाज से नहीं लिया जाता, वो बात फिर वही है। प्लेटफॉर्म तो ये बहुत अच्छा है, शुक्र है हमारे पास कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया में सुना जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं हम उसकी वजह से, और उसकी वजह से ही तो इंडियंस को ये हो जाता है कि यार क्या क्या टैलेंट है इनके मुल्क में, वरना कैसे पता चल सकता है। मेरा ख्याल है कि सारे पाकिस्तान से बहुत बहुत ऐसे एरिया से भी आर्टिस्ट उन्होंने चूज़ किए हैं जो हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था सुनने का। सो मेरा ये ख्याल है इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। ये ज़रूर है कि उस वक्त इतना लोडेड होता है जब भी आप बना रहे होते हैं कोई ऐसा शो, जब एक कोई प्रोड्यूसर इसको तख्लीक कर रहा होता है, तो वो उसके लिए मेरा ख्याल है ये मुश्किल होता होगा चूज़ करना कि मैं क्या करूं और कैसे करें, हमारे क्योंकि वसाइल तो महदूद हैं ना। हाँ जी बिल्कुल है। सो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है यार। अच्छा, ड्रामों के OST गाने का कोई इरादा है? कोई आपके पास ऐसी ऑफ़र है, या लेट से आपको कोई एक्टिंग की ऑफ़र आती है फिर? यार एक्टिंग तो नहीं अमरीन। अच्छा। हाँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्टिंग में, सच्ची बात बताऊं। ठीक है। अगर बड़ी मुझे आ गया उसका भी कोई, तो शायद मैं ट्राई कि मैं खुद ही को कुछ अपना ड्रामा बना लूं, क्योंकि वो पूरा का पूरा वो चेंज करने वाली बात है अपने पूरे माहौल को। फिर आप उससे जुड़ जाते हैं। अब तो खैर किसी भी चीज़ का स्पैन इतना नहीं रह गया, थोड़े दिन में हर चीज़ भूल जाती है। मगर एक्टिंग का तो नहीं है अभी कोई। OSTs की जब माशाल्लाह ऑफर आई है, तेरी राह में रुल गई, एक मैंने OST किया था, वो बड़ा चला। जो मैंने गाया है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल किन गुलकारों की गुलकारी से आप बहुत मुतासिर हैं? आजकल अच्छा, आई थिंक आसिम अजहर बड़ा अच्छा गाते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, और हम इधर से और बाहर चले जाएं तो मुझे अभी फ़िलहाल सच्ची बात बताऊं, काफ़ी अरसे से एक अजीब सी बात है कि म्यूज़िक की फील्ड में कोई आवाज़ें उस तरह की आई नहीं है। हालांकि इतना लंबा गैप था, अभी आई वॉज बिजी फॉर 6-7 years, तो उन सालों में इसकी क्या वजह आप देखती हैं? बात वही आ जाती है, फिर प्लेटफॉर्म पे भी आ जाती है, सीरियसनेस के ऊपर भी आ जाती है। हम करना तो सारा कुछ चाह रहे होते हैं, मगर हम नज़र कैसे आएंगे? अब तो वक्त चेंज हो गया, अब स्पॉटिफाई का ज़माना आ गया है, और स्पॉटिफाई में अब हम जो भी करना चाहें इज़ जस्ट लाइक कि जैसे यूट्यूब एक वीडियो फॉर्मेट में आपके सामने आता है, स्पॉटिफाई ऑडियो, यूट्यूब का ऑडियो समझ लें आप उसको। तो अब हमारे पास वो चीज़ें तो हैं, मगर मेरा ये अभी भी ख्याल है कि अभी भी कहीं ख़वातीन को इस फील्ड से दूर रखा जाता है। अच्छा। हाँ, और इस वजह से भी ज़ाहिर है फिर वो एक्सप्लोर हम नहीं वो कर पाते इस फील्ड को। मुझे अभी भी ऐसा लगता है, ये जो हम विमेन एम्पावरमेंट की एक कहानी चलाते हैं, आपको फिर भी कहीं ना कहीं अपने मुआशरे के लिहाज से चलना पड़ता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ अभी भी लड़कियाँ इस फील्ड में कम आती हैं। सोशल मीडिया से भी आप दूर नज़र आती हैं, आप इवेंट्स में भी नज़र नहीं आती हैं, और सोशल नहीं हैं आप, इसकी क्या वजह है? अमरीन, उसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैं अब उस लीग में से निकल गई हूँ जिसमें आप दिख के ही आप कहीं नज़र आएंगे, तभी आपको काम मिलेगा या तभी आप कुछ कर रहे होंगे। मैं उस सोच में से बाहर आ गई हूँ, और एज आई टोल्ड यू, मैं इतनी सिंसियरिटी से ये चला रही थी, 2-3 साल माशाल्लाह सैलून को हो गए हैं, या आज जिस जगह पे पहुँच गया है ये सिर्फ इसलिए पहुँचा है कि मेरा फोकस ज़्यादा वहाँ था, और मैं अब कंफर्टेबल भी वैसे फील कर रही हूँ इस तरह बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप पिक्चर के अंदर खड़े होते हैं आपको उस वक्त वो चीज़ उस तरह से नज़र नहीं आती, जो आप बाहर खड़े होकर जब देखते हैं तब आपको जैसे वो चीज़ नज़र आती। फरिया, जो शोबिस के लोग होते हैं उनके बारे में अमूमन ये तस्वुर किया जाता है
कि जैसे वो उनको घर के काम नहीं करने आते होंगे, खाना नहीं बनाना आता होगा, दिस एंड दैट, आप क्या बताएंगे फरिया को क्या क्या करना आता है? अमरीन, मुझे माशाल्लाह सारा कुछ आता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कुकिंग का भी बड़ा शौक है, बहुत शौक है, और मैं माशाल्लाह वो पक भी मेरे से अच्छा जाता है। अच्छा, और मुझे घर को साफ रखने का, हर चीज़ को अपनी जगह रखने का, उसको सजाने का बहुत शौक है। ये भी एक बहुत मेजर रीज़न है कि ये जो आप इतना लंबा एक गैप और म्यूज़िक से या फील्ड से दूर रह सकते हैं, उसकी ये बहुत बड़ी, उसमें ये बड़ी इसकी रीज़न है कि अगर मेरा यहाँ इस तरफ इंटरेस्ट ना होता घरेलू साइड पे, तो मैं अवे ही ना कभी हो पाती। सही है, बिल्कुल। फरिया, आपका फेवरेट सॉन्ग अपना ही कौन सा है, वो आप हमें गाकर सुनाएं। ओके ओके, अभी अजीत ठुमरी की बात हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी भी मैं वो शेयर करती हूँ। टूट ना जाए सांस की डोरी, भूल गए क्या प्यार की लोरी, दूरी खा ना जाए हाय पिया, याद पिया की आए, ये दुख सहा ना जाए हाय पिया, याद पिया की आए। अच्छा फरिया जी, आपने कहा कि आशा भोसले आपको बहुत पसंद है, तो उनका एक गीत है उमराव जान का, जुस्तजू जिसकी थी, तो वो तो हमें जाते जाते सुना दें। जी ज़रूर। अच्छा, उसकी सिर्फ अस्थाई सुनाऊंगी। हाँ। क्योंकि अमरीन जो लफ्ज़ है ना, वो जब तक समझ नहीं आते ना, जब तक आपको खुद को प्रॉपर तरीके से आते ना हो, तब तक आपको वो आप कभी उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। सही है। ओके। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से चलो देख ली दुनिया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। बहुत ज़बरदस्त, और बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके, आपसे बातें करके, और उम्मीद है कि आप जो प्रोग्राम करने जा रही हैं वो हम सबको बहुत पसंद आएगा। हम सब यकीनन उसका इंतज़ार कर रहे हैं, हम उसे देखेंगे भी, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।